नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आजकल हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित। हालांकि कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज एक नया और अलग एस्पेक्ट है। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित। देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल में थोड़े तो हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे राइटर क्या कहना चाहते हैं। एथिक्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल्स के बारे में एथिक्स में क्वेश्चन पूछा था 2016 में, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित भी पूछा जा सकता है। इसके बाद एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, यूएस की कस्टम अथॉरिटीज़ ने जो इमिग्रेशन बैन लगाया है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो 21वीं शताब्दी में काफ़ी सारी लीथल एपिडेमिक्स आ चुकी हैं, लेकिन इनमें से 2 काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी जिनको WHO ने पैंडेमिक डेजिग्नेट किया है। कौन कौन सी? एक तो देखो 2009 में जो आई थी H1N1 वायरस की वजह से, और एक अभी जो चल रही है कोविड-19 की महामारी। अगर तो देखो हम चाहते हैं फ्यूचर में हमारा सामना ऐसी महामारियों से कभी भी ना हो, तो हमें रूट काज को एड्रेस करना होगा कि आखिरकार ये महामारियां आती क्यों हैं। राइटर कहते हैं इन्वायरमेंट को हम भूल गए हैं, इसकी वजह से ये महामारियां आती हैं। आज के समय में हो क्या रहा है? देखो, जो एरिया पहले एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए कन्फाइंड था, आज वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा है। तो एनिमल्स के और ज़्यादा टच में ह्यूमन बींग्स आते जा रहे हैं। वाइल्ड हैबिटेट, फॉरेस्ट एरिया, ये सब नष्ट हो रही हैं। अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इंडस्ट्री, ये एक प्रकार से पैथोजेंस की तरह हैं। मोनोकल्चर को आज ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है। और चाइना जैसे देशों में आपने देखा होगा कैसे कैसे एनिमल्स को मारा जाता है उनको डाइट में कंज्यूम करने के लिए। मतलब कहने का ये है, अगर देखो ये सब चीज़ें ऐसे की ऐसे चलती रहीं तो आगे भी इसी प्रकार का कोई पैथोजन का सामना हमसे होगा और इसी प्रकार की महामारी फिर से देखने को मिल सकती है। आवश्यकता ये है, ये जो रूट काज हैं इन्वायरमेंट को इग्नोर करना, इसे हमें एड्रेस करना होगा। क्या हमारी सरकार ऐसा कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सरकार तो देखो उल्टा कर रही है। राइटर कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री का काम है इन्वायरमेंट को कंजर्व करना। बट देखो, ये मिनिस्ट्री लॉकडाउन के दिनों में भी काम करती रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स होती रही, और प्रोटेक्टेड एरियाज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसमें इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया लॉकडाउन में। असम में दहिंग पतकई एलिफेंट रिजर्व, यहाँ पर कोल माइन को अप्रूवल दिया गया। पन्ना फॉरेस्ट बेल्ट में डायमंड माइनिंग को अप्रूवल दिया गया। इसके अलावा उड़ीसा के तलाबीरा फॉरेस्ट में एक कोल माइन को अप्रूवल दिया गया, जहाँ पर कोल पावर प्लांट भी होगा और इसे ऑपरेट किया जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क में एक लाइमस्टोन माइन को अप्रूवल दिया गया। और शरावती लाइन टेल्ड मैकक सेंचुरी जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को अप्रूवल दिया गया। राइटर कहते हैं इन सभी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ना तो देखो कोई साइट इंस्पेक्ट की गई कि वहाँ पर हैबिटेट कैसा है, कौन प्रभावित होगा, नहीं, कुछ भी नहीं। कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिन पर 10 मिनट भी पूरी डिस्कशन नहीं हुई और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया। मतलब सरकार ने इन महामारियों से लेसन नहीं सीखा है। सरकार को जो करना चाहिए, सरकार उसके ठीक उलट कर रही है। अब आर्टिकल फोकस करता है ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन पर। इस ड्राफ्ट में देखो बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो यही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार अगर कोई प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश हो गया है और इस्टाब्लिश होने से पहले वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, तो वो प्रोजेक्ट मतलब इल्लीगल है। बट नए जो गाइडलाइंस हैं ड्राफ्ट में, उसके अनुसार अगर कोई प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश हो जाता है और वो
इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है लेकिन इस्टेब्लिश हो गया है, कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसे बाद में अप्रूवल दिया जा सकता है। इसका नतीजा तो देखो सीधा सीधा ये निकलेगा ना, बहुत सारे बिल्डर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर देंगे क्योंकि उनको पता है कंस्ट्रक्शन को तो बाद में इलीगल ठहराया नहीं जाएगा, बाद में अप्रूवल हम ले लेंगे। समझ गए? तो ये गलत है। एक डेटरेंस जो होता है बिल्डर्स में कि नहीं, बिना क्लियरेंस लेके अगर हम प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे तो बाद में नुकसान हो जाएगा, हो सकता है कि अथॉरिटीज ये आदेश दें कि आप सारी कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त कर दो क्योंकि आपका प्रोजेक्ट इलीगल है, लेकिन अब उनका डर खत्म हो जाएगा। दूसरी कमी इस ड्राफ्ट में ये है, पब्लिक रिस्पॉन्स का जो टाइम है वो कम कर दिया गया है। देखो आमतौर पर ये जो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होते हैं ना, इनसे कौन प्रभावित होता है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में रहने वाले लोग, ट्राइबल लोग। उनके पास कम्युनिकेशन के इतने सारे साधनों का एक्सेस नहीं होता, उन तक खबर पहुंचने में टाइम लगता है। और सरकार के द्वारा ड्राफ्ट में ये कहना कि अब पहले के अपेक्षाकृत कम टाइम होगा उनको प्रोजेक्ट के ऊपर अपना रिस्पॉन्स देने के लिए, ये गलत है। रिस्पॉन्स टाइम को बल्कि इंक्रीज करना चाहिए था, बल्कि इसे डिक्रीज कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट होना तो देखो ये चाहिए था कि ड्राफ्ट में महामारी के बाद और ज़्यादा इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज को अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनको छूट दे दी गई है कि इन इंडस्ट्रीज से संबंधित अगर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने हैं तो सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन से इंडस्ट्रीज? स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। अब देखो ये जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है ना, अपने आप में वेग है। कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना होगा, सरकार ये बोल देगी कि भैया ये तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, बताओ तो सही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होता कौन सा है। लेकिन सरकार ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ये एम्बिगुअस है, वेग है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राफ्ट में देखो इवन कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए कहा गया है कि वो क्लियरेंस को सिक्योर कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस ले सकते हैं बिना कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखे। समझ गए? मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिनको अप्रूवल दे दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उनको कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रखने की आवश्यकता नहीं है। ये भी देखो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है इस ड्राफ्ट में। तो इन सब पॉइंट्स के बाद राइटर देखो ये कहते हैं, अगर अभी तो फिलहाल ये ड्राफ्ट है, अगर यही फाइनल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स होते हैं तो इससे इन्वायरमेंट और ज़्यादा डिग्रेड होगा, कंजर्व होने के बजाय और ज़्यादा वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो श्रिंक होगा, और इससे हम और ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ के। फ्यूचर में भी इसी प्रकार की महामारियाँ आ सकती हैं। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एनवायरनमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेनली तो देखो क्वेश्चन आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित तो एथिक्स में ही आएगा। देखो एक थ्योरी है डिवाइन राइट ऑफ किंग। पुराने टाइम में जो राजा रूल किया करते थे वो पता क्या कहा करते थे जनता को? वो कहा करते थे कि मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब मैं भगवान का दूत हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है आपके ऊपर रूल करने के लिए। मतलब मेरा जो भी आदेश है वो एक प्रकार से भगवान का आदेश है, इसलिए मेरा कोई भी आदेश आप मानने से इनकार मत कीजिए। ये थ्योरी है डिवाइन राइट ऑफ किंग। मतलब राजा महाराजा अपने रूल की लेजिटिमेसी साबित करने की कोशिश करते थे, जनता को ये बताने की कोशिश करते थे हमारा जो रूल है वो लेजिटिमेट है क्योंकि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूं। अब एक और थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेट का निर्माण कैसे हुआ? जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, चाइना, ये सब जो देश हैं इनका निर्माण कैसे हुआ? ये जानने के लिए आप पहले एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब देखो सोसाइटी या फिर स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था तब कैसी सिचुएशन थी? फॉर एग्जाम्पल जब आदि मानव हुआ करते थे, किसी प्रकार की कोई सोसाइटी भी नहीं बनी थी, स्टेट तो दूर की बात है, तब कैसी सिचुएशन थी? आप देखो इस सिचुएशन को स्टेट ऑफ नेचर का नाम दे सकते हो।
जब किसी सोसाइटी, किसी स्टेट का निर्माण नहीं हुआ था, आप इस सिचुएशन को नाम दे सकते हो स्टेट ऑफ नेचर। तो उस समय क्या हुआ करता था? देखो, अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग राय है। होब्स ये बोलते हैं जब स्टेट ऑफ नेचर था, मतलब ना तो सोसाइटी बनी थी ना ही स्टेट बना था, इंसान आदि मानव की तरह रहता था, तब उस समय स्टेट ऑफ वार जैसी सिचुएशन थी। सभी इंसान अपना अपना इंटरेस्ट सर्व करने में लगे हुए थे, ना कोई कानून था, आपस में लड़ाई होती थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली सिचुएशन थी। इंसान के पास जो कुछ एसेट थी उसका भी वो खुशी से एंजॉय नहीं कर पाता था, उसको हमेशा डर लगता था, क्योंकि कानून कोई उस समय था ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन से तंग आके उस समय जो लोग थे, उन्होंने फर्स्ट स्टेप में सोसाइटी का निर्माण किया। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया सभी लोग अपना कुछ ना कुछ राइट छोड़ते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। मतलब ये आपके फ्रीडम वाले राइट में नहीं आता है कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़प लो, किसी दूसरे को मार दो। तो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना राइट छोड़ना होगा। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे देखो हमने संविधान का निर्माण किया। संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब ने मिलके, हमारे देश के जो लोग हैं, हम सब ने मिलके ये संविधान बनाया है। सब ने कुछ न कुछ राइट छोड़े हैं, जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें एक्सेप्शंस है ना, हमने उनको माना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, कुछ लोग पहले एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए आगे आते हैं। जैसे देखो, संविधान को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। उसी प्रकार से होब्स की जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें वो कहते हैं कि कुछ लोग आगे आते हैं पहले एग्रीमेंट को, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर समाज का निर्माण किया था, उसे इन्फोर्स करने के लिए। इस प्रकार से स्टेट का निर्माण होता है। यह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। होब्स के अलावा देखो, जॉन लॉक भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर हैं और रूसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर हैं, बट इनकी एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। जैसे देखो, होब्स तो ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर में वार हो रहा था, सभी का एक दूसरे के अगेंस्ट, कोई भी अपनी प्लेजर को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। बट रूसो ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, मतलब उस सिचुएशन में जब ना तो सोसाइटी का निर्माण हुआ है ना ही स्टेट का निर्माण हुआ है, उस समय मैन फ्री था। जॉन लॉक भी कुछ इसी प्रकार की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उस सिचुएशन में मैन अपने राइट्स को एंजॉय कर पा रहा था, हालांकि कुछ दिक्कतें आ रही थी जिस वजह से स्टेट का निर्माण हुआ। तो तीनों थिंकर्स की एक्सप्लेनेशन अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंध रखते हैं। मतलब ये तीनों थिंकर मानते हैं कि स्टेट का जो निर्माण हुआ है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक नतीजा है। होब्स देखो ये भी बोलते हैं स्टेट को एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट के पास पावर्स होंगी तभी स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगा, अदरवाइज स्टेट नहीं इंश्योर कर पाएगा कि सभी लोगों को सिक्योरिटी मिले, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे। अदरवाइज तो वही सिचुएशन फिर से आ जाएगी कि सभी एक दूसरे को मार रहे हैं, उनकी चीजें हड़पने की कोशिश कर रही हैं। ये तभी रुकेगा ना जब स्टेट स्ट्रोंग है, एब्सोल्यूट है, तभी तो वो सभी लोगों को डरा धमका के रोकेगा कि भैया अपना अपना काम करो, दूसरों को तंग मत करो। तो इस प्रकार से हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कुछ बेसिक्स को जान लिया। अब देखो, राइटर ये बोलते हैं जब देखो स्टेट एब्सोल्यूट होता है तो पावर्स सेंट्रलाइज्ड होती हैं, और अक्सर डेमोक्रेटिक स्टेट में विभिन्न सरकारें जो हैं पावर्स अपने पास इकट्ठा कर लेती हैं, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का हवाला देती हैं। वो बोलती हैं कि जनता की विल है कि हम पावर्स अपने पास रखें, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। काफ़ी बार आपने देखा होगा, इवन चाइना जैसे स्टेट्स में सिक्योरिटी के नाम पर जो सरकार है उन्होंने पावर बहुत ज़्यादा अपने पास सेंट्रलाइज कर ली है, हड़प ली है। देखो, अगर पावर्स सेंट्रलाइज्ड होती हैं तो वार हो, टेररिज्म हो और कोई सिक्योरिटी संबंधित प्रॉब्लम हो, उनको तो थोड़ा अच्छे से इफेक्टिव कर लिया जाता है। बट अब जो सिचुएशन है वो कोविड महामारी की है, कोविड-19 की महामारी है। ऐसी सिचुएशन में पावर्स जितना डिसेंट्रलाइज होंगी ना उतना जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे देश में फोकस हमारे देश पर है। हमारे देश में इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा हैं। सरकार सेंटर में बैठकर डिसीजन ले रही है जो पूरे देश पर लागू होते हैं, बट
इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है हमारे देश में कि वो डिसीजन सभी जनता की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर ही नहीं सकते। अभी देखो देश के रिमोट एरियाज हैं, वहां पे कोविड-19 के केस नहीं आए हैं, वहां पे दिक्कत भूखमरी की है, वहां पे दिक्कत फाइनेंशियल है। कोविड-19 दूर दूर तक वहां पे नहीं है, लेकिन सरकार का पूरा फोकस कोविड-19 पर है। कोविड-19 देखो अभी भी अर्बन एरियाज में ज्यादा है, हालांकि डर है कि वो रूरल एरियाज में ज्यादा फैल जाएगा, बट अभी नहीं फैला है। लेकिन देखो फैलने से पहले आप रूरल एरियाज को नहीं भूल सकते। आज दो तरह के भारत हमारे देश में हैं, जो अक्सर ये बात बोली जाती है, भारत और इंडिया। एक वो भारत है जो बालकनी पर खड़ा होकर तालियां बजाता है, जो मास्क पहनता है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का फर्क पता है। लेकिन एक वो भारत है जिसको अपना घर पहुंचने की जल्दी है, जिसकी मेन चिंता ये है कि 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जो ट्रांसपोर्ट का व्हीकल नहीं अवेलेबल होने पर पैदल अपने घर चल पड़ता है। तो देखो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो सेंट्रलाइज स्टेट है वो नाकाफी है। इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आधार बना के राइटर ये बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है इसमें अब फेरबदल करने की आवश्यकता है। आप आर्टिकल का टाइटल देखिए, टाइटल क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी री रिटन। अगर देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फिर से दोबारा लिखा जाएगा तो ऐसे जो लोग हैं जिनको सरकार भूल चुकी है वो अपनी आवाज को उठा सकेंगे। वो बोलेंगे कि भैया आपने ऐसे स्टेट का निर्माण किया है जो हमारी तो केयर करता ही नहीं है, हमारे बारे में तो भूल गया है। नेक्स्ट आर्टिकल यूएसए में इमिग्रेशन कर्व के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो यूएस की कस्टम अथॉरिटीज़ ने एक ऑर्डर रिलीज किया। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी यूएसए में पढ़ाई कर रही हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को लौट जाने के लिए कहा है यूएस के कस्टम अथॉरिटीज़ ने। अदरवाइज धमकी दी है कि उन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखो ये तो गलत है, इसलिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ कोशिश कर रही हैं कि हाइब्रिड कोर्सेज चलाए जाएं, मतलब उनको हाइब्रिड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन और कुछ लेक्चर्स को वो यूनिवर्सिटी में आकर अटेंड करें। अगर ऐसा होगा तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि ट्रंप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? ट्रंप देखो एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। एक तो ट्रंप कोविड-19 का हवाला दे रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फिलहाल यूएसए में पढ़ रहे हैं उनको अगर वापस भेजा जाएगा तो कोविड-19 की महामारी का खतरा कम होगा। दूसरा, वो यूनिवर्सिटीज़ को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप अपनी क्लासेस चलाइए नवंबर से पहले, ताकि जनता को यह दिखाया जा सके कि मैंने कोविड-19 को सही से एड्रेस किया है, अब सब कुछ नॉर्मल है, यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं। ऐसा ट्रंप चाहते हैं। इससे उनका जो वोटर बेस है जो इमिग्रेशन के अगेंस्ट है वो भी खुश हो जाएगा। बट देखो इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में यूएसए एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब यूएसए की जो छवि है वो भी प्रभावित होगी एक बड़ी एजुकेशन डेस्टिनेशन की फॉर्म में। देखो यूएस में अभी ऑलमोस्ट 11 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे देशों के हैं और यूएस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या चाइना के स्टूडेंट्स की है, उसके बाद इंडिया के स्टूडेंट्स की। तो इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी देखो ये है, जैसा हमने डिस्कस किया, यूएसए की जो छवि है वो खराब होगी कि यूएसए में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाना रिस्की है। तो इंडिया में हम थोड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करें, थोड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हम बनाएं, मतलब ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम इम्प्रूवमेंट लेके आएँ हर तरह की, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बल्कि क्वालिटी वाइज भी, टीचिंग वाइज भी, और दूसरी जो रिसर्च वाइज है, जितने भी एस्पेक्ट हैं सब में हम इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो हमारे देश में बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स आने वाले समय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। इसके देखो और भी काफ़ी सारे फायदे होंगे। अगर देखो हमारे देश से स्टूडेंट्स दूसरे देश में नहीं जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, इंडिया में ही अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो हम टैलेंट को भी रिटेन कर सकेंगे। वैसे भी सरकार कोशिश कर रही है कि इंडिया में इनोवेशन आए, इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, तो वो भी हम इंश्योर कर सकते हैं अगर हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करते हैं।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएसए के इमिग्रेशन बैन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।